नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 3 गरम खत ठंडा जवाब। तो बच्चों ये कहानी है एक जो है ऐसे व्यक्ति की कि जिसमें देखिए इसमें कहते हैं कि एक चुप सौ को हरावे। एक कहावत है कि इंसान अगर एक चुप रहने वाला व्यक्ति वो सौ को हरा देता है बिना जवाब दिए, शांत रहकर। तो इस लेख में बताया गया है कि क्रोध का परिणाम यानी कि जब हम गुस्सा करते हैं तो उसका परिणाम हमें खुद को ही भुगतना पड़ता है। तो नरम स्वभाव का परिणाम सामने वाले को प्रभावित करता है। लेखक ने अपने पिता की सलाह पर अमल किया और अपने एक उद्दंड सहपाठी को अपने नरम व्यवहार से लज्जित कर सुधार भी दिया। गर्मी खावे अपने को, नरमी खावे गैर को। यानी कि जब हम गुस्सा करते हैं, हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। और जो नरमी है आपके स्वभाव में, वो दूसरे को परेशान कर देती। ये मेरे पिताजी का फॉर्मूला था। 100 गाली का एक गाला मारी फूक उड़ा, यह भी उन्हीं का वचन। एक दिन उनके पास जात बिरादरी के एक चौधरी आए और आते ना आते गर्म होने लगे। मुझे अब याद नहीं कि क्या बात थी। पिताजी ने उनके 5-7 वाक्य सुने और तब सहज भाव से बोले, चलो भाई बाय के कुएं पर चल। अब जिस छोटी सी बगीची का नाम बाय का कुआं पड़ गया है, वहां पहले एक वापी थी। अब वहां मृत्यु के बाद कर्मकांड होता है और एक कोने में अखाड़ा है जहां नगर के कुछ लोग कसरत कुश्ती किया करते हैं। वहां चलने का निमंत्रण सहसा पिताजी ने दिया तो वे ऐसे चौंके, सोच में पड़े कि अपना यानी कि अपनी ही भूल गए। अचकचाकर बोले, क्या है बाएं के कुएं पर, कि वहां पर क्या है ऐसा? अखाड़ा है, पिताजी ने बहुत सादगी से कहा। तो फिर क्या, तुम्हारा जी इस समय लड़ने को कर रहा है और मैं हो गया हूँ बूढ़ा, तो इब्राहिम मिल जाएगा या तोता पहलवान, उनसे तुम्हारा जोड़ बनवा, बस तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा। सुनते ही उन्हें हंसी आ गई और हंसते ही पिताजी ने चाय का गिलास उनके आगे किया। चाय की गर्मी में मिल, उनकी गर्मी उनके ही पेट में चली गई तो वे लड़ते क्या, है ना। माँ का स्वभाव गर्म था, कभी वे बहुत तेज हो उठती तो पिताजी हंसकर कहते, अच्छा शूर्पणखा की झांकी फिर सजा लेना, इस समय तो काम की बात कर। उनके कहने का ढंग ऐसा होता है कि लपटें मुस्कान में बदल जाती है। एक दिन बोले, जब दूसरा आदमी तुम्हारी तरफ जलता अंगारा फेंके तो क्या करोगे? गेंद की तरह उसे उचक लोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, है ना। अक्लमंदी इसी बात में है कि तुम उसकी सीध से हट जाओ, यही बात गुस्से की है। बात बस वहीं पूरी हो गई, पर आगे चलकर जब मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ने गया तो इसने जीवन में मुझे एक बड़ा उपयोगी नियम बनाने में बड़ी मदद। उस पाठशाला में एक विद्यार्थी था, बड़ी अजीब हॉबी थी उसकी। वो सबको गालियों भरी पर्चियां लिखा करता और उसके बदले में जब दूसरे भी लिखकर या जबानी गालियां देते तो वो खूब हंसते। दूसरों की गालियों में रस लेता और उन्हें अपनी सफलता मानता। कई बार गुरुजी की बेंत ने भी उसे दीक्षा दी, पर इससे उसने एक नया नुस्खा निकाला कि बदले में लिखे हुए गाली पत्र वो सुरक्षित रखने लगा और कभी उसकी शिकायत होती तो वह उन्हें दिखाकर कहता, ये लोग ही मुझे गालियां लिखते हैं गुरुजी। बस इसके बाद गुरुजी तक ये बात पहुंचनी बंद हो गई और पाठशाला में गाली युद्ध पूरे जोरों से चलने लगा। इस युद्ध में वो एक तरफ अकेला और दूसरी तरफ 20 विद्यार्थी। वे उसे छांट छांट कर गालियां लिखते, पर वो रोज एक न एक ऐसी नई गाली गढ़ता कि सुनार की 100 चोटें लुहार की एक चोट में पूरी हो जाती।
जान पहचान के बाद एक दिन उसने मुझ पर अपना निशाना साधा और एक छोटे छात्र के हाथ मुझे पर्चा भेजे। लिखा था, मेरी कानी जोरू के भाई साहब, दूसरे शब्दों में मेरे प्यारे सालग्राम जी, क्या आपके पास नया निब है? मतलब ये उसका तरीका होता था चीजें मांगने का, है ना। सामान मांगने का ही तरीका होता था, वो बिना गाली के बात ही नहीं करता था। पर्चा पढ़कर जी भून गया, पर तभी मुझे अपने पिता के बोल याद आए। तुरंत मैंने एक पर्चे के साथ नया निब उसे भेज दी और पर्चे पर मैंने क्या लिखा था? प्रिय भाई, आपका पत्र पढ़कर खूब हंसी आई। तुम तो बीरबल के अवतार मालूम होते हो। निब भेज रहा हूं। यह पत्र और निब उसके लिए एक नया अनुभव था। शाम को मुझे मिला और लिपट गया और उसने मुझसे माफी भी मांगी। बाद में उसने मुझे कभी ऐसा पर्चा नहीं लिखा और धीरे धीरे उसने ये आदत छोड़ दी। एक दिन मुझसे बोला कि तुम्हारे पर्चे ने गालियों का मजा ही किरकिरा कर दिया यार। इस अनुभव के बाद मैंने नियम बना लिया कि गरम बोल हो, गरम व्यवहार या गरम खत, उत्तर में अपनी ओर से गर्मी गला। जीवन में मैं अपने इस निर्णय पर कभी नहीं पछताया और सच तो ये है कि मुझे जिन निर्णयों से जीवन में सबसे अधिक सफलताएं मिली, उनमें एक यह भी है। मुझे जीवन में अक्सर गरम खत मिले हैं और मैंने उनका ठंडा जवाब दिया। जवाब की ठंडा गरम पत्र भेजने वाले की गर्मी को पी जाती है और वो सोचता है कि सचमुच बड़ी बेवकूफी होगी। गांधी जी ठंडे खत लिखने की कला के आचार्य थे। 1931 में वे लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो शरीक हुए, यानी कि उसमें वो शामिल हुए। उस दिन अल्पसंख्यक समिति की बैठक में प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने जो भाषण दिया वो धमकियों से भरा हुआ। अब गांधी जी उसे सुनकर भिन्ना उठे, मतलब उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन वो चुप रहे और स्थान पर लौटने के बाद जब वे पूरी तरह शांत हो गए तो उन्होंने एक पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। बात यह है कि जवाब वाणी का हो या कलम का, वो जितना ठंडा होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। उन्हीं दिनों सम्राट जॉर्ज पंचम ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को अपने महल में एक दावत दी और गांधी जी को भी उसमें आने को पत्र लिखा। गांधी जी ने कई दिन तक इस पत्र का उत्तर नहीं दिया। बात यह है कि गांधी जी इस तरह की शानदार दावतों में कभी शरीक नहीं होते, इसलिए सत्य और न्याय का पक्ष था कि वे साफ साफ इनकार कर दें। पर सोचते सोचते एक नैतिक पक्ष उनके मन में आया कि मैं इंग्लैंड का मेहमान हूं और मेहमान को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसके व्यवहार से मेजबान के प्रति अवज्ञा प्रकट। और बस उन्होंने अपने नियम को ढीला करके निमंत्रण पत्र के उत्तर में स्वीकृति पत्र लिख दिया। यदि गांधी जी पत्र के आते ही जल्दी से उसका जवाब दे देते तो मार्च 1944 की बात है, गांधी जी आगा खां महल में नजरबंद थे और बाकी मृत्यु हो चुकी थी। बाकी मृत्यु पर भारत सरकार के गृह मंत्री ने जो वक्तव्य केंद्रीय सभा में दिया उससे गांधी जी सहमत नहीं थे। वे उसका प्रतिवाद करना आवश्यक समझते थे। उन्होंने प्यारेलाल भाई से पत्र लिखने को कहा, पर उनका लिखा पत्र गांधी जी को पसंद नहीं आया। गांधी जी ने स्वयं पत्र लिखा, फिर उसमें सुधार किया। तब साथियों ने उसे देखा। बहुत से और बहुत बार सुधार के बाद गांधी जी ने उसे फिर लिखवाया। इस तरह 5 बार सुधार के बाद डॉक्टर गिल्डर ने उसे देखा और उसमें 6ठी बार सुधार किया और उनके अनुसार सुशीला नायर ने फिर से एक पत्र तैयार किया। तब तक गांधी जी अपने पत्र में काफी काट छाट कर चुके थे।
इस तरह 2 पत्र हो गए। इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा पत्र तैयार हो। गांधी जी को ये अच्छा लगा, पर अपने स्नान घर में जो है नहाते नहाते उन्होंने फिर सुना और कुछ सुधार किए। अब भोजन करते समय गांधी जी ने उस पत्र में कुछ और सुधार कराए और तब वो टाइप होकर डाक में गया। अप्रैल 1944 ईस्वी में वायसराय वेवल का एक पत्र उसी नजरबंदी में गांधी जी को मिला। पत्र पढ़कर गांधी जी का रोम रोम गर्म हो गया, गुस्सा आ गया, और उसी गर्मी में उन्होंने पत्र का उत्तर लिखा। साथियों को वो पत्र तीखा लगा, पर गांधी जी पूरी गर्मी में थे, बोले वो तीखा है ही नहीं। कहा गया इस तरह का पत्र ना लिखें तो क्या हर्ष। गांधी जी गर्मी से भरे थे, बोले लिखना तो चाहिए, ना लिखूं तो मैं नीचे उतरता हूं और लिखूं तो ऐसा ही लिख सकता हूं। रात में डॉक्टर गिल्डर ने कहा, ये पत्र लिखने का हेतु क्या है? क्या आगे के पत्र व्यवहार बंद करने का है? प्रश्न में बरसात थी, पर गांधी जी की गर्मी उससे नहीं बुझी। बोले जैसा उसका पत्र है वैसा ही जवाब होना चाहिए, ताकि वो समझ ले कि मैं उसका अर्थ समझ रहा हूं। प्यारेलाल भाई ने एक नया पत्र लिखा और गांधी जी ने उसे पढ़ा और तब नया पत्र लिखवाया। इसमें साथियों ने अपने सुधार सुझाए और तब गांधी जी ने एक और पत्र लिखवाया। लिखवाते लिखवाते ही वो इसमें सुधार कराते रहे, ठीक है, उसमें करेक्शन कराते रहे। रात में डॉक्टर गिल्डर को यह पत्र दिया गया। दूसरे दिन उन्होंने अपने सुझाव दिए। गांधी जी ने लिखा कि हाकिम और रैयत एक होकर काम नहीं कर सकते और गिल्डर इससे भी सहमत नहीं। गांधी जी अपनी बात पर जमे रहे। शाम को घूमते समय उनका मत बदला, यानी कि उनकी राय बदली कि सांप मालिक और नौकर पर एक साथ हमला करे तो दोनों उसे मारने में सहयोगी हो जाए। तब वे बोले, अगर मेरा ये पत्र जैसे का तैसा चला जाए तो मेरी हंसी होती। और तब दूसरे दिन उन्होंने एक नया पत्र लिखवाया और वही वेवल को भेजा। जब गांधी जी को एक खत के लिए इतनी सावधानी और श्रम की आवश्यकता थी, तो मुझे और आपको कितनी जरूरत था कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आदमी गरम खत कब लिखता है? जब वो किसी बात से गुस्से में आ जाए, है ना। जब किसी बात से गुस्सा आ जाए तभी तो वो मतलब गुस्से में गरम बात करता है। गुस्सा दिमाग पर सवार है तो कलम में ठंडक कहाँ से आएगी? तो क्या आप चाहते हैं कि किसी को गरम खत ना लिखें? हाँ, तो उस समय उसे कोई खत ना लिखिए। जब आपको गुस्सा चढ़ा है और लिखने का आवेग इतना प्रबल हो कि बिना लिखे रहा ही ना जाए तो अवश्य लिखिए, पर उसे लिखकर रख लीजिए, तुरंत उसको डाक में मत डालिए, क्योंकि जब गुस्सा ठंडा हो जाता है बहुत सी बातें शांत हो जाती हैं। दूसरे तीसरे दिन जब उसे शांति से पढ़ेंगे तो वो आपको वह मक्खियों भरा दूध दिखाई देगा और आप उसे फाड़कर दूसरा खत लिखेंगे जिसमें ताना तना जाए, एक नई से काम की बात हो। क्या आपके पास किसी का गरम खत आया है और आप गुस्से से भर उठे हैं? हाँ, तो आप भी ठहरिए और अभी खत ना लिखिए। ठहरना संभव न हो तो फिर खत लिख लीजिए और फाड़ दीजिए, उसमें दिल के छाले हैं, अतः उसे डाक में मत डालिए। 100 बातों की एक बात यह है कि गुस्सा आदमी को सोचने लायक नहीं छोड़ता। अब आप अगर गुस्से में खत लिखते हैं तो वह इस लायक कहाँ है कि उस पर कोई विचार करे, और इसी तरह जब आप किसी का गरम खत पढ़कर गर्मा गर्म है और तभी लिख बैठे उसका जवाब, तो वो इस लायक कहाँ होगा कि उस पर कोई विचार करे। हमेशा ठंडा खत लिखिए, गरम खत का ठंडा जवाब लिखिए, और साफ बात यह है कि ठंडे होकर लिखिए। कहने का मतलब है कि गुस्से का जवाब जो है या उत्तर गुस्सा नहीं होता। ठंडे दिमाग से सोच समझ के जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छी से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।